बात है जिससे जो गुजर चुके हैं, जो खबरों में, उनको अच्छा लगता है। तो ठीक है, हम औरतें कुछ इनिशिएटिव ले रही हैं और आप सब लोग इकट्ठा हुए, हम सब लोग हैं। अब नरेश जी मतलब अध्यक्ष क्या कहूँ, एक सरपरस्ती है, और साधना जी है, इन लोग को मालूमात है, रूपरेखा जी है, ज़्यादा पढ़ा है, तो सब लोग आपने बताया अभी, आपने अच्छा तो हम लोग पिछले दिनों जो शहर को अपने समझने की कोशिश की, तो उसमें हम लोग मजाज के पास भी आए, और मजाज के पास आने के बाद हाफिज़ जी से भी मुलाकात हुई थी, और ये देखा कि ये बहुत ही गंदा हाल में था। और फिर उन्होंने कहा आप चाहें तो अर्ज़ी लिख दें। हम लोगों ने एक अर्ज़ी लिखी उनको कि भाई थोड़ा साफ़ सफाई हो। फिर दूसरी बार आए तो इतना साफ़ मिला, तीसरी बार आज काफ़ी साफ़ था। और इरादा हम लोग का एक और है कि इतने ख़ास लोग जो हमारे शहर में हैं, उनको कुछ शेड या पिलर लगा के उसके ऊपर एक शेड डाला जाए, उसको थोड़ा बेहतर बनाया जाए सबके कॉन्ट्रीब्यूशन से। तो ये एक आगे का प्लान है। पर अभी हम लोग सोच रहे हैं कि मजाज के बारे में थोड़ी गुफ्तगू या शेर या आप नज़्में कोई पढ़ना चाहेंगे तो ये सबके लिए एक खुला मंच होगा। लेकिन थोड़ी बातचीत रखने के लिए सबसे पहले हफीज़ भाई को हम कहेंगे कि वो शुरुआत करें। बाकी सबके लिए खुला है क्योंकि सब लोग मजाज से मोहब्बत करने वाले हैं और यहाँ बैठ के शायद ये बातचीत करना अच्छा लगे। हफीज़ आप देखिए, आज हम तो पिछले कई साल से, बहुत साल हो गए, छोटे से तब से आ रहे हैं। आज पहली बार है, आज पहली बार ये है कि मजाज के नाम पर और उनके यौम वफ़ात पर इतने अलग अलग शहर के लोग कब्रिस्तान में इकट्ठे हुए। और जैसे आपने कहा कि औरतों का यहाँ आना मना है, असल में ज़िंदा औरतें किसी को पसंद नहीं। जो भी औरत ख्याल से ज़िंदा होगी वो कहाँ बर्दाश्त होगी। तो ये मुर्दा औरतों की जगह है, जिंदा औरतों के लिए थोड़ी बहुत सही बात। तो लेकिन ये पहले नहीं था ना, ये कोई बहुत ऐसी परंपरा है जो हमेशा चले। हम लोग इस पर बहुत बातचीत कर सकते हैं। हम मजाज के ख्याल से करें, मजाज की ज़िंदगी में औरतों का जो दखल है, एक उसकी माँ का है। हम कहते हैं कि औरत खाली ये नहीं कि आपके मजाज को सबने माशूका की नज़र से देख करके और ये कहा कि ज़िंदगी मजाज में गर्क कर ली। मजाज की अपनी बहन सफिया अख्तर से जो मोहब्बत थी वो क्यों नहीं बात में आई है? या सफिया अख्तर को, जब सफिया अख्तर ने जानसार अख्तर को पसंद किया तो मजाज ही वो आदमी था जो बिल्कुल मजबूती से खड़ा था। लेकिन क्या कह रहे थे मजाज, सफिया ये जो तुमने जानसार अख्तर को पसंद किया ये एक आंधी है, इस आंधी को बर्दाश्त करने की कुव्वत होगी तो फिर तुम रिश्ते में आगे बढ़ो। सफिया ने आखिरी दिन तक की जानसार अख्तर को बर्दाश्त ही किया था। तो मजाज ने अपनी बहन को, देखिए बहन को ये जानते हुए कि जानसार तो उनके दोस्त थे ना, जानते थे कि हमारा दोस्त कैसे हैं, उनके सोचने का ख्याल कितना बड़ा है और वो बंधने वाला नहीं है। उसने अपनी बहन को ये जानने के बावजूद छूट दी और ये बता करके पूरी कि भैया ये मामला है और आप तय कर लो। और बहन ने जब तय किया तो मजाज आखिरी दिन तक ही उनके साथ खड़े रहे। तो ये हम लोग को सीखना चाहिए। खाली मजाज की मोहब्बत के साथ जो उनके तमाम किस्से जुड़ते हैं, हमको उससे निकल के मजाज का अपनी वालदा के साथ, माँ के साथ जो रिश्ता है कि माँ को पता है कि लड़का हमारा 11-12-1 बजे रात में नशे की धुत हालत में आएगा, रिक्शे पे जिस रिक्शे से वो आते हैं उस रिक्शे वाले उनकी तकिया के नीचे माँ क्या करती, खाना रख देती बगल में स्टूल पे, तकिया के नीचे कुछ सिक्के रख देती थी ताकि जो रिक्शे वाला उनको वहाँ के लिटाल जाएगा बरामदे में, वो अपनी मेहनताना ले जाए। तो ये भाई बहन माँ, इनकी जो बॉन्डिंग है, ये परिवार की बॉन्डिंग की सबकी अपनी अपनी इज्जत है, सबकी अपनी अपनी फ्रीडम है, आज़ादी है, और उसके बावजूद हम एक साथ रहने की कोशिश करते हैं। ये हम लोग को सीखना चाहिए। मजाज की नज़मों पे तो बहुत बातें, गज़ल पे भी बहुत बातचीत आप सारे लोग करेंगे अच्छे तरीके से। और जो एक इनिशिएटिव ये लिया जा रहा है कि हाँ यहाँ पर मज़ार को थोड़ा सा, क्योंकि पहले हमने देखा ये दोनों पत्थर नहीं लगे थे, टूट गए थे, बाद में लगाए गए हैं। तो यही नहीं हो पा रहा था कि कौन मजाज की मज़ार है, कौन सफ़िया अख्तर की मज़ार है। तो अब जब ये इतना इनिशिएटिव लिया है और सारे लोगों ने अच्छी मेहनत तरीके से इकट्ठे हुए हैं, तो हम चाहेंगे कि हाँ इसको अमली जमा पहना करके साल भर के अंदर इस पर छत वगैरह डाल दी जाए। और इसको नाइस हसन आपने तो बहुत ही अच्छा है। हम लोग तो खाली सोच रहे थे कि हाँ ये होना चाहिए। हमने आज भी कहा, पुरानी पोस्ट है हमारी, आज से 15 साल पहले हम लिखते थे कि हाँ यहाँ आ करके जो है एक श्रृंगार का पेड़ लगाना चाहिए। लेकिन आज लगता है कि वो लग सकता है, क्योंकि सारे लोगों, शहर के लोगों ने बेगम अख्तर की मज़ार को
सुधार दिया है और ऐसा कर दिया कि बाहर से लोग देखने आते हैं। बेगम अख्तर की मज़ार जिसने पहले देखी होगी वो बता ही नहीं पाएगा कि हाँ बेगम अख्तर की मज़ार थी, इतने खंडहर की हालत में थी। आज की तारीख में वहाँ बढ़िया जलसे होते हैं, अच्छे होते हैं और उससे लोग जुड़ते हैं। तो मजाज के साथ भी ऐसे ही करना चाहिए। बाकी उनकी जो काम है, उनकी जो गज़लें हैं, उसमें तो बातचीत आप लोग करेंगे ही। इस इनिशिएटिव में आप लोग मजबूती से साथ दीजिए, नाइक साहब और सब लोग का, और सब लोग मिल के चलेंगे तो ये बन जाएगा और ये बन जाएगा, बहुत तारीखी काम होगा। बहुत शुक्रिया। और यही जब हम लोग एक्टिविज़म में आए थे तो सबसे पहले हमको मजाज के बारे में वो पोस्टर बनाने के लिए मिला था। तेरे माथे पे आंचल बहुत ही खूब है, लेकिन तो इस आंचल से एक परचम बना लेती तो अच्छा था। तो हम लोगों ने इसके बहुत से पोस्टर बनाए और उनकी और भी आंदोलन जो उनके अंदर था, जो क्रांति थी उनके अंदर, वो औरतों को बहुत छुई। तो जो परचम बना लिया तो इसीलिए हम लोग आगे भी बढ़ गए कि चलो भैया परचम बनाए तो हम यहाँ भी आ सकते हैं और बहुत सी बाउंड्रीज़ को तोड़ते हुए। तो आगे बात थोड़ा और तफसील में मेहदी भाई रखेंगे तो अच्छा होगा मजाज के बारे में। आज की जो नशिस्त है वो लोग जमा हुए हैं कि जो साझा संस्कृति और हमारी जो विरासत है उसमें पुख्ता यकीन रखते हैं। और हमारी इस आज की नशिस्त है, इसके जो हमारे सदर हैं, हमारे नरेश सक्सेना जी, उनका हम खैर मकदम करते हैं। हमारे रेखा वर्मा जी हैं और काफ़ी लोग हैं जिनका नाम लेना सबका जो है वो मुश्किल हो जाएगा। सबसे पहले तो हम कुछ साझा संस्कृति पर बात कर लें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। आप सबने मेरे ख्याल में ताराचंद की किताब थी भारतीय संस्कृति पर इस्लाम का प्रभाव। मैं समझता हूँ कि इसकी जगह पे इस्लाम की जगह मुस्लिम होता तो ज़्यादा मुनासिब था। बहरहाल वो लिखते हैं कि जो मुसलमान भारत आए उन्होंने भारत को अपना घर बना लिया। वे हिंदू लोगों से घिरे रहते थे और उनके साथ निरंतर चलने वाली शत्रुता असंभव थी। आपसी संपर्क से आपसी समझ बनी। नया जीवन तलाशने की कोशिशों के कारण एक नई संस्कृति का विकास का मार्ग प्रशस्त हुआ जो न पूरी तरह हिंदू थी और न शुद्ध रूप से मुस्लिम। वो वास्तव में मुस्लिम हिंदू संस्कृति थी। 3 सदियों के बाद, यानी कि जब 13वीं सदी की शुरू 1206 के आसपास से मुसलमानों को यहाँ पर ठीक तरीके से आना शुरू हुआ। उसके बाद जब बाबर आया है तो बाबर ने अपने तुज़ू के बाबरी में लिखा कि जो लिखा है उसने, उसके मुताबिक वो उसको अजीब सा लगा कि यहाँ के जो लोग हैं वो ख़ास हिंदुस्तानी तरीके से देखते हैं। वैसे तो संस्कृतियों और सभ्यताओं के एसेम्बलेशन पर बात करना हमारा मकसद नहीं है और ना इसकी कोई गुंजाइश है, लेकिन संस्कृतियों के मिलान से सबसे ज़्यादा जो क्रांतिकारी बदलाव हुए हैं वो हमारे साहित्य में हुए हैं। आगे वो लिखते हैं कि भारतीय साहित्य में संस्कृत की अत्यंत महत्वपूर्ण ज़रूरतों के लिए कोई माध्यम उपलब्ध नहीं करती। विचार आत्म अभिव्यक्ति के लिए उपकरण उत्पन्न करते हैं। उत्तर में हिंदी, पश्चिम में मराठी और पूर्व में बंगाली साहित्यिक भाषा के रूप में विकसित होती है और हिंदू और मुसलमान उनकी उपलब्धियों के गौरव को समान रूप से अपना समझते हैं। इसके ऊपर भाषा का एक नया संश्लेषण घटित होता है। मुस्लिम अपनी तुर्की फारसी त्याग देते हैं और हिंदुओं की बोली अपना लेते हैं। वैसे तो अपने जो स्थापत्य और चित्रकला के समान अपनी ज़रूरतों के अनुसार संशोधित कर लेता है और इस प्रकार एक नया साहित्यिक माध्यम उर्दू विकसित होता है। फिर मुसलमान और हिंदू दोनों से अपना समझते अपना लेते हैं। और एक विचित्र बात होती है, हिंदी भाषा एक तरह से साहित्यिक अभिव्यक्ति के ये काम में लाई जाती है और उर्दू एक अन्य तरह की अभिव्यक्ति के लिए। इस प्रकार जब हिंदू या मुसलमान का रचना का एक आवेग होता है तो एक प्रभाव में हिंदी का उपयोग होता है और दूसरी तरह में उर्दू का उपयोग होता है। आप हयात में मौलवी मोहम्मद हुसैन आज़ाद हिंदी उर्दू की तुलना करने में इस सहज पर्दा उठाते हैं। उनके अनुसार हिंदी स्वाभाविक, सीधे साधे, मधुर, प्रपंचविहीन और बिना अतिशयोक्ति वाली शैली है जिसमें अपनी धरती का जुड़ाव, परंपरा और भावनाएं सजीव होती हैं, जबकि उर्दू जटिल, सूक्ष्म, ऊंची उड़ान वाली, उसमें लय की ऊर्जा और शब्दों की शक्ति, रूपक की शान और शब्द चयन की भव्यता की धड़कन है और ये ईरान और तुर्किस्तान से रूपक और उपमाएँ लेके आती है।
इस तमहीद के बाद हम मजाज की ज़िंदगी पर बात करते हैं। 20वीं सदी की शुरुआत में एक लखनऊ के क्लासिक शायर थे जिनका नाम था नवाब जाफ़र अली खां असर लखनवी, और ये एक तरीके से हमारे जोश मलियाबादी इस पाए के शायर थे। ये उन्होंने मजाज को मशरक़ी कीट का खिताब दिया था और वाकई वो उर्दू के जी हसास शायर थे। उन्होंने मजाज ने शायरी को दर्दमंदी बख्शी, इश्क और इनकलाब में रिश्ता पैदा किया, दर्द के लिए एक सियाल यानी फ़्लो और गनायत के ज़रिए दुनिया को समझने का सलीक़ा दिया, औरतों को हिजाब और परचम से रोशनास कराया, आवारगी को एक नए सांचे में ढाला ताकि बगावत की महक पैदा हो सके। असरारुल हक मजाज का जन्म 19 अक्टूबर 1911 को उत्तर प्रदेश के बाराबंकी ज़िले में रदौली में एक ज़मींदार परिवार में हुआ था। उनके पिता सिराजुल हक उस समय के अन्य ज़मींदारों और ताल्लुकदारों के विपरीत बहुत प्रबुद्ध और रोशन ख्याल थे। ऐसे समय में जब उनके वर्ग के लोग अंग्रेज़ी उच्च शिक्षा को अनावश्यक मानते थे, चौधरी साहब अपने इलाके के पहले आदमी थे जिन्होंने वकालत की डिग्री हासिल की थी और ज़मींदारी और बड़ी संपत्ति के मालिक होने के बावजूद सरकारी नौकरी की। वो रजिस्ट्री विभाग में सरकारी मुलाजिम थे। मजाज को बचपन में बहुत लाड़ प्यार से पाला गया था। उन्होंने अपनी प्राइमरी शिक्षा रदौली के एक स्कूल प्राप्त की, जिसके बाद वो लखनऊ चले आए जहाँ उनके पिता रजिस्ट्रार ऑफिस में कार्यरत थे। वालिद चाहते थे कि बेटा इंजीनियर बने। मजाज ने मैट्रिक परीक्षा लखनऊ के अमीनाबाद स्कूल से पास की। वो तब तक पढ़ाई में अच्छे थे। फिर उसी समय उनके पिता का तबादला आगरा हो गया। यहीं से मजाज की ज़िंदगी में सबसे पहला मोड़ आता है। उन्हें सेंट जॉन्स कॉलेज आगरा में भर्ती कराया गया। प्रथम ये कि परिवार का दबाव था कि इंजीनियर बने, जिसके लिए गणित और भौतिकी जैसे शुष्क विषयों को लेकर कॉलेज की पढ़ाई उनके बस की नहीं थी। दूसरे ये कि यहाँ मोइन एहसान जज्बी भी झांसी से मैट्रिक पास करके आए थे और पड़ोस में फ़ानी बताई रहते थे। जज्बी जो उम्र मजाज से महज 10 माह छोटे थे और एक हॉस्टल खास दोस्त बन गए। साथ में मैकश अकबराबादी जैसे लोगों की सोबत मिली। इस सोबत का असर ये हुआ कि उनका रुझान बजाय इंजीनियर बनने के गज़ल लिखने की तरफ हो गया। असरार नाम के साथ शहीद तकल्लुस जुड़ गया। कहा जाता है कि मजाज की शुरुआती गज़लों को फ़ानी ने इस्लाह किया था। ये अलग बात है कि मजाज ने उनसे इस्लाह को कराई, परंतु अपनी गज़लों का कोई असर अपने ऊपर नहीं पड़ने दिया। कुछ दिनों बाद पिता का आगरे से अलीगढ़ तबादला हो गया। अपनी शिक्षा पूरी करने के लिए उन्होंने मजाज को आगरा में छोड़ दिया और अलीगढ़ चले गए। पाठ्य पुस्तकों के प्रति उदासीनता, आगरे का काव्यात्मक माहौल और माता पिता की निगरानी का खात्मा, नतीजा वही जो होना चाहिए था। उधर इस दौरान जज्बी, मलाल, तखल्लुस का इस्तेमाल करते थे। मजाज खुद किस्से ही शायरी में एक शैली होती है जिसको हम लोग बोलते हैं मजाक के तरबी आगी, यानी कि गुड टेस्ट फॉर एक्साइटिंग जॉय के मालिक थे। फ़ानी उनके लिए उपयुक्त उस्ताद नहीं थे और उन्होंने ही मजाज को सलाह दी कि वो अब इनसे इस्लाह ना लें। पढ़ाई से बेतनाई का नतीजा ये हुआ कि वह FC की परीक्षा में FSC यानी इंटर की जो परीक्षा थी उसमें असफल हो गए। 1931 में अलीगढ़ अपने माता पिता के पास चले गए और इस तरह आगरा की इस प्रारंभिक कविता का अंत आगरा में ही हो गया। अलीगढ़ से उनके जीवन का ज़िंदगी का दूसरा चरण शुरू होता है। ये वो दौर था कि जब अलीगढ़ मुस्तकबिल की हस्तियों का अंजुमन बना हुआ था। ये सभी लोग आगे बढ़े और अपने अपने क्षेत्र में सूरज चांद की चमके। प्रोज़ में, गद्य में मांटो, इस्मत चुगताई, आलोचना में आले अहमद सरूर, कविता में मजाज, जज्बी, अली सरदार जाफरी, मखदूम, जानिसार अख्तर खास जिक्र के हामिल हैं। अब शायरी के 3 रूपक थे, इस्तिआरे थे, यानी तलवार, साज और जाम। यहाँ तक कि जिगर जैसे रिंद आशिक मिजाज और क्लासिक शायर ने भी इसका ऐलान कर दिया था। वो कहते हैं कि कभी मैं भी था शाहिद दर बगल तौबा शिकन मैकश, मगर बनना है अब खंजर वक्त सागर शिकन साथी। अलग अलग कवियों की शायरी में तलवार, साज और जाम को मेल अलग अलग था। मजाज के यहाँ तरतीब थोड़ी अलग थी। उनके यहाँ पहले साज, फिर जाम, फिर शमशीर था। उसके कलाम में जो शीरनी थी और साथ में नगमा का जो इम्तिजाज पेश किया वो अनोखा और अनूठा था। नतीजा ये हुआ कि वो सबकी आंखों में तारा बन गए। अली सरदार जाफरी ने अपनी जो लखनऊ की 5 रातें हैं उसमें एक जिक्र करा है कि मारिस रोड पर कामरेड डॉक्टर शहीद राशिद जहाँ के घर पर महफिल जमी हुई थी। मजाज अपनी रस्म गा रहे हैं और इस रंग के शफक में बा हज़ारा आबोताब जगमगाएगा वतन की हुर्रियत का आफताब। महफिल शबाब पर है। 2 छोटी बच्चियाँ अपने खिलौने छोड़कर मजाज के पास खड़ी हैं। एक बच्ची कुछ कहती है, दूसरी उसके होठों पर उंगली रख कर चुप रहती। शीश ग्रामोफोन बजा है।
मजाज की शायरी के दो रंग हैं। पहले रंग में वो इश्किया गज़लकार नज़र आते हैं, दूसरी रंग उनके इनकलाबी शायर होने का मुजाहरा करती है। अलीगढ़ में उनकी तख्लीक को रूज हासिल हुआ, वो प्रोग्रेसिव तहरीक से जुड़ गए। मजदूरों के गीत हों या इनकलाब जिंदाबाद, मजाज ने अपनी बात बहुत असरदार तरीके से कही। 1930 और 40 का दौर मुल्क में बड़ी तब्दीलियों का दौर था। आज़ादी की तहरीक में नया मोड़ आ चुका था। अजीबों की बड़ी फ़ौज इनकलाब के गीत गा रही थी। अंग्रेज़ी हुकूमत के दौरान कई तरक्की पसंद कहे जाने वाले अखबार रिसाले ज़ब्त हो रहे थे। इसका असर मजाज और उनकी शायरी पर बासानी देखा जा सकता है। अलीगढ़ से बीए करने के बाद एमए में दाखिला तो ले लिया, लेकिन उसी वक्त ऑल इंडिया रेडियो में कुछ जगहें निकली। काम मूड के अनुकूल था। 1935 में ऑल इंडिया रेडियो की मैगज़ीन आवाज़ के सब एडिटर होकर दिल्ली आ गए, जहां शायद हफीज़ जालिंदरी से कुछ अनबन हो गई। यहाँ के ऊपर थोड़ा सा उर्दू और पंजाबी को लेकर और काफ़ी कुछ बातें हुई थी, और उसके बाद फिर वहाँ पे जो फितरत बुखारी थे उनको भी लेकर काफ़ी बातें हुई थी। और क्योंकि नौकरी को ताना दिया था कि आप सरकारी नौकरी कर रहे हैं, तो ये हमारे जोश मलियाबादी ने ताना भी दिया था, तो उस पर उन्होंने जवाब भी कहा था इनकलाब का सीना छलनी है, शायर इनकलाब क्या जाने। जो इसके साथ दिल्ली में एक जिसका भी जिक्र भी किया है, एक पर्दा नशीन से नाकाम इश्क ने उन्हें ऐसा दर्द दिए कि जो मजाज को ताउम्र सालते रहे। ये पत्रिका बामुश्किल एक साल ही चल सकी, सो वो वापस लखनऊ आ गए। इश्क में नाकामी से मजाज ने शराब पीना शुरू कर दिया। शराब की लत इस कदर बढ़ी कि लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि मजाज शराब को नहीं, शराब मजाज को पी रही है। जिसका नतीजा ये हुआ कि मजाज के मानसिक, भावनात्मक और शारीरिक विनाश का द्वार खुल गया। ये उनके जीवन का तीसरा मोड़ था जहाँ से उनकी शराब की लत बढ़ गई। बेरोजगारी और प्रेम में असफलता से टूट कर मजाज वापस लखनऊ चले गए। ये घटना 1936 की है। लखनऊ 1939 में सिफ्ते हसन, अली सरदार जाफरी और मजाज ने मिलकर नया अदब निकाला जो आर्थिक कठिनाइयों की वजह से ज़्यादा दिन तक नहीं चल सका। मजाज ने अपनी रूह के साथ जो बीमारी वो दिल्ली से लेकर आए थे वो भीतर भीतर फैलती गई। 1940 में पहला नर्वस ब्रेकडाउन के रूप में फूट पड़ी। अब उनके पास एक ही विषय था, फला लड़की मुझसे विवाह करना चाहती है और रकीब रुसिया मुझे जहर देने की फिक्र में। ये स्थिति 4-6 महीने तक रही। दवा और मौसम परिवर्तन के लिए नैनीताल भेजे जाने के बाद सेहत ठीक हो गई। कुछ दिनों बाद बम्बई में सूचना विभाग में काम किया। बम्बई की सड़कों पर आवारा मजाजी करते हुए मजाज ने अपने दिल की बात अपने सबसे मकबूल नज़्म आवारा के ज़रिए कही। बम्बई से कुछ समय बाद मजाज लखनऊ वापस आ गए। लखनऊ उन्हें बेहद पसंद था। लखनऊ के बारे में उनकी नज़्म उनके लगाव को शानदार तरीके ज़ाहिर करती है, जो उनके कद ऊपर भी है। उसी में इसका मिसरा है ये, फिरदौस से हुस्न इश्क है दामाने लखनऊ, आँखों में बस रहे हैं गज़लाने लखनऊ। कुछ दिनों तक परचम और नया अदब पत्रिकाओं का संपादन किया, लेकिन ये नौकरी नहीं शगल था। लखनऊ में उनके दोस्त बिखरे हुए थे। अंततः वे दिल्ली वापस चले गए और हार्डिंग लाइब्रेरी में सहायक लाइब्रेरियन बन गए। 1945 में दूसरी बार उन पर दौरा पड़ा। इस बार ये दौरे का आलम यह था कि वो अपनी महानता के गीत गाते थे और ख़ुद को गालिब और इकबाल के बाद उर्दू का तीसरा सबसे बड़ा शायर कहते थे। इस बारे में डॉक्टरों की कोशिशों और परिवार की देखभाल की चिंता से वो ठीक हो गए। तो दौरे तो ख़त्म हो गए, लेकिन अंदर की घुटन अपना काम करती रही। 1952 में तीसरा दौरा सबसे गंभीर हमला हुआ। वो आदमी जिसने कभी कोई गलत कदम नहीं उठाया था, दिल्ली की सड़कों पर पीछे भागता रहता था। घर वाले हमेशा किसी बुरी खबर के लिए रहते थे कि किसी मोटर के नीचे सड़क पर छिट्टी उसकी लाश मिलेगी। वही माँ जिसकी ज़ुबान उसकी सलामती के लिए दुआ करते नहीं थकती थी, अब उसकी मौत या उसकी अपनी मौत की दुआ कर रही थी। जोश मलियाबादी ने दिल्ली से लिखा कि मजाज को आगरे के अस्पताल में भर्ती कराया जाए। मजाज और आगरे का अस्पताल, घर वाले सोच कर ही काँप उठे। आखिरकार बड़ी कोशिशों के बाद उन्हें रांची के अस्पताल में 20 गिलास बिस्तर मिल गया। 6 महीने बाद वो ठीक होकर घर लौट आए, लेकिन 1 महीने बाद उनकी प्यारी बहन सफ़िया अख्तर कि सिर्फ 37 साल की उम्र में मृत्यु हो गई। इस मुसीबत ने उन्हें एहसास से जिम्मेदारी भी पैदा कर दिया। अब वो सफ़िया के बच्चों के साथ हंसकर, खेलकर, उन्हें पढ़ाकर उनका मनोरंजन करते। वो हर शाम अपने कपड़े बदलते और तैयार हो जाते और कुछ देर के लिए घर के चारों ओर घूमते, जैसे कि वो सोच रहे हों कि जाना है कि नहीं। कभी कभी तो हफ्तों तक घर से बाहर नहीं निकलते थे, लेकिन कब तक? वो लंबे समय तक खुद पर काबू नहीं कर पाए और लखनऊ था
और अब लखनऊ था और उनके शराबी दोस्त जिन्होंने उन्हें घेर लिया और उन्हें बुरी शराब पिलाई। उनका शराब पीने का अड्डा एक पब था जिसकी छत पर ये लोग शराब पीते थे, मजाज इसे लारी की छत कहते थे। दिसंबर 1955 की एक रात उसी छत पर शराब पीना शुरू हुआ और देर रात तक चलता रहा। बदमस्ती के आलम में मजाज के साथी उन्हें छत पर छोड़कर अपने घर चले गए और बार के मालिक ने यह समझकर कि सभी लोग चले गए सीढ़ी का दरवाज़ा बंद कर दिया। अगली सुबह जब दुकान का मालिक छत पर गया तो मजाज नीम मुर्दा हालत में बेहोश पड़े थे। उन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन इस बार डॉक्टर मजाज से हार गया। मजाज के आखिरी अय्याम का अली सरदार जाफरी और शारिफ दौलवी साहब ने बहुत ही मार्मिक बयान किया है कि कैसे प्रोग्रेसिव राइटर एसोसिएशन के लखनऊ में कॉन्फ्रेंस में शिरकत करने आए अली सरदार जाफरी और साहिल लुधियानी से मजाज की मुलाकात हजरतगंज में हुई तो मजाज ने कहा, हमदम यही है राह गुजरे यार खुशखराम, गुजरे हैं लाख बार इसी कहकशा से हम। उसके दूसरे दिन मजाज की मौत की खबर से कॉन्फ्रेंस ख़त्म हो गई, जिसे उसके बाद एक ताज़ियाती जलसा हुआ। जलसे में इस्मत चुगताई ने कहा, कई बार मजाज की हालत देखकर मुझे बहुत गुस्सा आता था और मैं मजाज से कहती थी, इससे अच्छा है कि मजाज तुम मर जाओ। आज मजाज ने कहा कि लो मैं मर गया, तुम मरने को इतना मुश्किल समझती हो। जोश मलियाबादी ने उनके बारे में यादों की बरात में लिखा है कि मजाज से में बहुत क्षमताएं थीं, लेकिन वो अपनी क्षमताओं का केवल एक चौथाई हिस्सा ही हमारे सामने पेश कर सके। मजाज की अधिकता कहते हैं कि मजाज की मौत तो 1955 में कही जाती है, लेकिन वो कई साल पहले ही 3 दौरों से पीड़ित होकर मर चुके थे। मजाज उर्दू शायरी में तूफ़ान बनकर उठे और तूफ़ान ज़्यादा देर नहीं टिकते। यहाँ पर उनके संकलन आहंग जो उन्होंने अपने दिल और जिगर, फैज़ और जज्बी के साथ अपने दोस्त दस्त बाजू अली सरदार जाफरी और मखदूम को समर्पित किया है और जिसकी भूमिका भी शायद फैज़ अहमद फैज़ ने लिखी है। तो मैं कुछ इसमें से कलाम है जो मुझको बहुत ही पसंद है। मैं चाहूँगा कि आपके सामने कुछ बंद पेश कर दूँ। आवारा मेरे ख्याल में भी हमारे दोस्त छोटे भाई फरजाना मेहंदी पेश करेंगे, तो उसमें से है कि लेके एक चंगेज़ के हाथों से खंजर तोड़ दूँ, ताज पर उसके दमकता है जो पत्थर तोड़ दूँ, कोई तोड़े ना तोड़े मैं ही बढ़कर तोड़ दूँ, ऐ गमे दिल क्या करूँ, ऐ वहशत दिल क्या करूँ। जुनून शौक़ अब भी कम नहीं है, मगर वो आज भी बरहम नहीं है। बहुत मुश्किल है दुनिया का संवरना, तेरी जुल्फ़ों का पेचो खम नहीं है। बहुत कुछ और भी है जहाँ में ये दुनिया महज गम ही गम नहीं है। तगाज़े क्यों करूँ पहम ना साक़ी, किसे यहाँ फ़िक्र बेश और कम नहीं है। उधर मशकूक है मेरी सदाकत, इधर भी बदगुमानी कम नहीं है। और उनका जो आखिर में जो उन्होंने दफ्तरों के ताल्लुक़ से लिखा है, उसमें मैं आपके सामने बस 4-5 लाइनें हैं। जिस रोज़ बगावत कर देंगे दुनिया में क़यामत कर देंगे, ख्वाबों को हकीकत कर देंगे, मज़दूर हैं हम कब्ज़ा करेंगे दफ्तर पर, हम वार करेंगे कैसर पर, हम टूट पड़ेंगे लश्कर पर, मज़दूर हैं हम मज़दूर हैं। शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, आपने बहुत तफसील में बात रखी, कई नई जानकारियाँ भी थी उसमें। मजाज के बारे में एक बात जो सब लोग जानते हैं, जो बहुत दोहराई जाती है कि जब मजाज को कहा गया कि भाई तुम इतना पीते हो, घड़ी देख के पिया करो, तो उन्होंने कहा मेरा बस चले तो मैं घड़ा रख के पीऊँ। काफ़ी मशहूर है। साबरा आपा को जाना है जल्दी, तो हम चाहेंगे अभी वहाँ कुछ नई बातें बता रही थी सफिया जी के, आप वो बातें यहाँ सबके सामने शेयर से रख देंगे। मजाज के लिए वो परचम बहुत मशहूर है कि इसे परचम नाइश हसन ने वो परचम बनाया हुआ है, सबको लेकर चलती है। हमारी रूपरेखा जी की सरपरस्ती में जो भी काम हो अच्छा है। मुझे फ़ख्र तो महसूस नहीं हो रहा है क्योंकि महफिल कैसी हो, गम की हो। मजाज के बारे में मैंने जब से उर्दू ली तब से मैंने उनको पढ़ा और उसी से मुतासिर होकर मैंने गज़ल भी लिखी जिसका आखिरी शेर था, मेरी माँ जिस दुपट्टे में मेरी माँ ने लगाए पेवन, जिस दुपट्टे में मेरी माँ ने लगाए पेवन, मैंने परचम उसी आंचल का बनाया। तो ये उनसे मशहूर मैं मुतासिर इसलिए हुई कि शारिफ रुदौलवी साहब ने जो मजाज पर किताब लिखी है, उन्होंने बताई कि वो यूनिवर्सिटी के गेस्ट हाउस DPA हॉल के ऊपर जो गेस्ट हाउस था उसमें वो रहते थे और मजाज अक्सर आकर उनके पास
रुका करते थे। फिर उनकी जानिसान अख्तर ने जो लिखा है सफ़िया के बारे में कि वो उनके मौत के वक्त वो उनके पास नहीं थे, और फिर उनकी कब्र पर बैठकर जो वहाँ लिखा हुआ है उन्होंने ये नज़्म लिखी। बहुत दर्दनाक। मुझे ये समझ में नहीं आता है कि मजाज को इतनी मोहब्बतें मिली हुई थी, भाई बहन उन पर जान देते थे, लोग उन पर जान देते थे, सब थे, मगर मुझे लगता है कि वो मोहब्बत एक समंदर की तरह थी जहाँ मजाज असली पानी और असली मोहब्बत के लिए ज़िंदगी भर तरसते रहे। उनकी जो बात मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है उनकी ईमानदारी, रिश्तों में ईमानदारी, कलाम में ईमानदारी, मोहब्बत में ईमानदारी। सफ़िया अख्तर ने कई बार कोशिश की कि उनकी शादी कर दी जाए, पसंद किया गया, उन्होंने कह, मगर हुस्न परस्त इस कदर थे कि एक महफिल में बैठे थे तो सामने एक दोशीज़ा बैठी हुई थी और बहुत खूबसूरत थी, वो उनको बराबर देखे जा रहे थे। तो उनकी बहन का नाम खदीजा था, लेकिन उन्होंने घर आकर कहा कि इसका नाम खदीजा से बदलकर हमीदा रख दो। फिर बाद में हमीदा ने ये कहा कि ना मेरी सूरत उनकी तरह है और ना मेरी सीरत है, नाम भी चला गया और खूबसूरती भी नहीं आई। तो मजाज इतनी मोहब्बत करने वाला इंसान, मतलब जब उसको पढ़ो तो जोश तो आता है, खुशी तो होती है कि अपने ज़माने से वो आगे चल रहे थे, लेकिन मोहब्बत के मामले में वो हमेशा पीछे थे। मैं सिर्फ एक बात कह के बात ख़त्म कि अगर मजाज को समझना है, मजाज को पढ़ना है और मजाज के बारे में जानना है तो उर्दू पढ़िए, क्योंकि किसी भी ट्रांसक्रिप्शन में हम पढ़ सकते हैं, हिंदी में भी, इंग्लिश में भी, लेकिन कभी कभी नुक्तों की गलती की वजह से वो सारा मजाज का जो उनके कलाम का और उनके अंदर हर शेर में छुपा हुआ है। अभी आपने सारी उनकी सुनाई, मैं वो दोहरा के मुझे उनकी कई अशार, कई गज़लें याद हैं, मगर मैं वो नहीं दोहराऊँगी। तो हर शेर को समझना एक दर्द है। मजाज रुलाते नहीं हैं, क्योंकि मजाज खुद कभी नहीं रोते थे। 3 बार उनका ब्रेन स्ट्रोक इसीलिए हुआ कि वो सारा दर्द अपने अंदर ले लेते थे और कोशिश करते थे कि दूसरों को, चाहे वो घर के बच्चे हों उनके साथ खेलना कूदना, चाहे उनके सफ़िया अख्तर के बेटे हों, तो ऐसा इंसान कुछ समझ में नहीं आता है। आज तक उनके ऊपर, उनके कैरेक्टर के, शख्सियत के बारे में किसी ने पूरी तरह उनको समझ नहीं पाया। मैं उनको खराज अक़ीदत पेश करती हूँ और मुझे फ़ख्र है कि मैंने उनकी कई किताबें पढ़ी हैं, उनके कलाम को पढ़ा है और आप सबका शुक्रिया अदा करती हूँ। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आगे दामोदर जी बात रखेंगे। दामोदर जी अच्छे कहानीकार हैं, ये उनकी बड़ी पहचान है उनकी और पहचानों से, तो आप आदरणीय नरेश जी, आदरणीय रूपरेखा वर्मा जी और सभी आदरणीय विद्वान जनों, मुझे तलत महमूद प्रसिद्ध जो गायक थे उनका स्मरण हो रहा है और वो मेरे प्रिय गायक रहे। तो उनकी एक गज़ल है जो अभी लोगों ने दोहराई, वही वश के दिल क्या करूं, तो वो चूँकि तलत मुझे पसंद थे, उनकी जितनी जो गायकी थी मुझे पसंद थी। तो जब ये मैंने सुना तो साथ में पहले रेडियो हुआ करते थे, तो उसमें अनाउंसमेंट होता था, तो ये हुआ कि मजाज लखनवी साहब। अच्छा, मेरी पैदाइश लखनऊ की, मेरी सारी शिक्षा यहाँ हुई है और नौकरी का भी ज़्यादा हुआ और रिटायर होने के बाद यहाँ रह रहा हूँ। तो किशोरावस्था थी, मसें शायद भीग रही थी उस समय, तो तब मुझे लगा अरे वाह, अपने लखनऊ के, पहले मैंने सुना नहीं था, 14-15 साल का रहा हूँगा, अरे अपने लखनऊ के हैं, वो फिल्मों में लिखा और वाह बहुत अच्छा लगा और ये गज़ल थी भी अच्छी। फिर आगे फिर प्रकाश पंडित, कुछ मैं स्क्रिप्ट नहीं जानता हूँ, तो प्रकाश पंडित कुछ गज़लें और उर्दू शायरी की किताबें छापते थे, हिंद पॉकेट बुक। तो जो भी एक थोड़ा साहित्य से जुड़ाव रखने वाला उत्तर भारत का है, तो वो एक उसके लिए शेर व शायरी एक आकर्षण का विषय है और उसमें वो शामिल भी हो जाता है, चाहे उर्दू पढ़े हो चाहे न पढ़े हो। तो वहाँ फिर मजाज साहब को मुझे पढ़ने का अवसर मिला और फिर उनकी जो प्रेम की शायरी है, वो व्यक्तिगत प्रेम की जो
शेर थे वो हम पढ़ते रहे। और एक ये था कि मेरी आरज़ू उठाए न ख्वाब खुद, उनको इंतज़ार तकाज़ा करे कोई। तो इस तरह से व्यक्तिगत प्रेम की उनकी शायरी जो शुरू हुई, और उसके बाद जैसा कि सब लोगों ने बताया कि आगरा गए, अलीगढ़ गए, तो वहाँ एक प्रगतिशील आंदोलन से जो जुड़े थे अली सरदार जाफरी और ये और भी अभी जज़वी साहब का नाम लिया। तो जब ये हुआ तो उनकी शायरी में एक जो समाज के प्रति प्रेम और एक देश के प्रति प्रेम और इनकलाबी शायर का रूप मैं समझता हूँ वहाँ उभरा। और एक जो व्यक्तिगत प्रेम वो तो एक सतत है, उसको मैं नकार नहीं रहा हूँ, उसके महत्व को नकार नहीं रहा हूँ, लेकिन उसकी जो ऊंचाई है, उसकी उड़ान उनकी शायरी में हुई और उन्होंने शायरी का बहुत ही ऊंचा मकाम हासिल कर लिया। जैसे आपने मेरे माथे पे ये आंचल बहुत खूब है, लेकिन तू इसका तू इस आंचल के एक परचम बना लेती तो अच्छा था। तो ये हमने जब मजाज का ये पढ़ा तो मेरी नज़र में वो एकदम आकाश में छा गए। तो ये उनका था। तो मजाज साहब बहुत बड़ी हस्ती थे और बहुत ही मकबूल शायर थे और सब लोग उनको जानते थे। और निजी जीवन में उनका जो भी जिक्र हुआ, और बहुत ही उनका इंतकाल मैं बहुत बुरा कहूँगा, 44 वर्ष की आयु थी, अन्यथा और भी बहुत हमको दे सकते थे। तो ये हमारे विचार एक हिंदी लेखक के रूप में उनके प्रति हैं और मैं इस यौम वफ़ात पर उनको ख़िराज़-ए-अक़ीदत पेश करता हूँ। काफ़ी कुछ लोगों ने कह दिया है, तो कहने की और जो बातें कही मैं जानता था, लेकिन अब कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों ने मुझे ध्यान से। आवारा की बार बार बात होती है, तो क्यों ना आवारा का जिक्र हो जाए। शायद सबाहत और मेहदी मिल के पढ़ेंगे आवारा, नहीं मेहदी, फिर आप पढ़िए आवारा। आदाब और साथियों, ये असल में इस नज़्म पर आऊँ उससे पहले कि हमने एक दिन ऐसे ही नाइशबाजी से बात किया कि भाई इस तरह की जो लोगों की कब्रें या इस जगह हैं, बस ऐसे ही घूम चला जाए, देखा जाए वहाँ पर कहाँ पर क्या है। तो इस चीज़ का सिलसिला उन्होंने कहा भाई हम तो बहुत सालों से कह रहे कोई साथी नहीं मिल रहा है, चलो। तो फिर हम और वो सबाहत साथ में हुई। तो सबसे नूर तो बाद में, पर सबसे पहले बेगम अख्तर के यहाँ हम लोग पहुँचे। हम ही 3 लोग थे और सिमी थी, सिमोन, ये दोनों भी। तो जी सही लोगों से कहा नहीं जी। तो वहाँ पर गए, फिर उसके बाद उसी में जो निशान मीर पर फिर नूर भी आए, क्या नाम है वो हमारे इफ्ता के साथी हैं शहजाद भाई, जो इफ्ता के महासचिव हैं प्रदेश के, वो शामिल हुए, यहाँ पर आए। और फिर उसके बाद जब ये सारी चीज़ें फेसबुक पे जा रही थी और जो प्रतिक्रिया मिल रही थी, ख़ास तौर से जब यहाँ पर की जो पोस्ट नाइश जी ने लगाई थी और उस पर जो नरेश जी की प्रतिक्रिया रही है और आपका ही ये सुझाव रहा है उस पर कि क्यों ना वहाँ पर चल कर ही कोई कार्यक्रम करें, तब हम लोगों के जहन में आया कि भाई 5 दिसंबर तो आने ही वाला है। और ये भी थोड़ी बहुत बातचीत चल रही थी, क्या कुछ ऐसा हो सकता है कि जो कि इसको थोड़ा बेहतर बनवाया जा सके, कि पिलर देकर और उस पर स्लेब करके, ये सारी बातें। और धीमे धीमे यहाँ तक बात पहुँची कि शहजाद भाई चूँकि खुद इंजीनियर हैं तो उनके साथ में हम लोग यहाँ पर आए, एक एस्टीमेट निकाला गया इसका कि कितना खर्चा आएगा और एक लिस्ट बनाई गई कि किन किन से अप्रोच किया जा सकता है। अभी किसी से वैसे अप्रोच किया नहीं गया है, लेकिन एक लिस्ट तैयार कर ली गई है रफली। तो अभी जितना काम है हुआ है उसको लेकर वो एक रफली खाका तैयार हो गया है। 2 लाख के 2.25 लाख के करीब का खर्चा एक अनुमान लगाया जा रहा है अभी। तो अब इसमें देखते हैं कि कितने साथियों का साथ मिलता है और कहाँ तक, और अब लग गए हैं तो इस काम को तो पूरा करना ही है। तो खैर ये एक तमहीद रही है जो ये आज कार्यक्रम हो रहा है, उसके पीछे कहाँ से शुरुआत हुई और किस तरीके से। और अभी आप जिक्र कर रही हैं आवारा की, मतलब पढ़ने की, लेकिन आवारा से पहले
अभी असगर भाई ने जो बात रखी मजाज पर बात रखने से पहले साझी संस्कृति और साझी विरासत को लेकर, इसमें ज़ुबान साहित्य का और ज़ुबान का जाहिर सी बात है बहुत बड़ा योगदान रहा है। और मजाज के यहाँ जो खूबसूरत हिंदुस्तानी ज़ुबान देखने को मिलती है, उर्दू में भी उनके ज़्यादातर हैं, लेकिन हिंदुस्तानी ख़ास हिंदुस्तानी ज़ुबान में उनकी कुछ चीज़ें मौजूद हैं। और जिसमें सबसे मुझे जो अहम लगती है वो है बोल, उनकी जो नज़्म है जी, वो सबसे खूबसूरत हिंदुस्तानी जो है ज़ुबान में वो लिखी, तो उसको मैं पेश कर रहा हूँ, मुलाहिज़ा हो। बोल नरियो धरती बोल, राज सिंहासन डामा डोल, बादल बिजली रैन अंधियारी, दुख की मारी प्रजा सारी, बूढ़े बच्चे सब दुखिया हैं, दुखिया नर हैं दुखिया नारी, बस्ती बस्ती लूट मची है, सब बनिए हैं सब व्यापारी, बोल नरी ओ धरती बोल, राज सिंहासन डामा डोल, कल युग में जग के रखवाले, चांदी वाले सोने वाले, नीले पीले गोरे काले, मक्खी भिनगे भिन भिन करते, ढूंढे हैं मकड़ी के जाले, बोल नरी ओ धरती बोल, राज सिंहासन डामा डोल, क्या अफरंगी क्या तातारी, आंख बची और बरछी मारी, कब तक जनता की बेचैनी, कब तक जनता की बेजारी, कब तक सरमाया के धंधे, कब तक ये सरमायादारी, बोल नरी ओ धरती बोल, राज सिंहासन डावा डोल, नामी और मशहूर नहीं हम, लेकिन क्या मजदूर नहीं हम, धोखा और मजदूरों को दें, ऐसे तो मजबूर नहीं हम, मंजिल अपने पांव के नीचे, मंजिल से अब दूर नहीं हम, बोल नरी ओ धरती बोल, राज सिंहासन डावा डोल, बोल की तेरी खिदमत की है, बोल की तेरा काम किया है, बोल की तेरे फल खाए हैं, बोल की तेरा दूध पिया है, बोल की हमने हश्र उठाया, बोल की हमसे हश्र उठा है, बोल की हमसे जागी दुनिया, बोल की हमसे जागी धरती, बोल नरी ओ धरती बोल, राज सिंहासन डावा डोल। शुक्रिया। और है वक्त? हाँ, उसके कुछ पैराग्राफ लंबे बहुत है। सिर्फ 2 बंद उसके जो है, आखिर के 2 बंद, इसलिए वो एक शुरुआत का और एक आखिर का बंद सुना दे रहा हूँ, इसलिए कि है काफ़ी लंबी। लेकिन अगर उनका मास्टरपीस भी अगर कोई कहा जाएगा और वो यही, और एक बात अभी कि असगर भाई ने तमाम किताबों का आहंग का और इनका जिक्र किया, लेकिन मजाज को समझने के लिए और उस दौर को समझने के लिए सरदार जाफरी की लखनऊ की 5 रातें जो है वो भी बहुत ज़्यादा अहम किताब है, और उसको जो है वो, तो खैर ये एक बंद आज शुरू का सुन लीजिए और एक बंद आखिर का, आवारा नज़्म से। शहर की रात और मैं नाशादो नाकारा फिरूं, जब मगाती जागती सड़कों पे आवारा फिरूं, गैर की बस्ती है कब तलक दर बदर मारा फिरूं, ऐ गमे दिल क्या करूं, ऐ वहशते दिल क्या करूं। और एक बंद और, हाँ वही मैं ढूंढ ही रहा था, रास्ते में रुक के दम ले लूं, मेरी आदत नहीं, लौट कर वापस चला जाऊं, मेरी फितरत नहीं, और कोई हमनवा मिल जाए ये किस्मत नहीं, ऐ गमे दिल क्या करूं, ऐ वहशते दिल क्या करूं। शुक्रिया आप सबका बहुत। सबाहत, आप क्या कुछ तैयार है पढ़ने के लिए? हाँ? बिल्कुल, पहले से तो कुछ तैयार नहीं किया था, लेकिन इनके तो पहले मैं थोड़ा सा ही पढ़ा। आइए। इनसे एक मदद लेनी है आपसे, हमको एक बुकिंग करानी है। कि आपने ये मौका दिया, और मैंने तो कोई अलग से कोई पोस्ट पढ़ ली थी नाइश की,
तो अपने आप सोचा कि मैं आ जाऊँ यहाँ पर। आगे से आप बता दिया करिए। आपको भेजा है, व्हाट्सएप पे भेजा है, आपको देखा नहीं बाद होगा। में बहरहाल मैं बिल्कुल भी इसका दावा नहीं करती कि मैंने मजाज को बहुत अच्छे से पढ़ा है या मैं जानती हूँ। उर्दू पढ़ना भी बहुत हालिया ही जिद ब जिद सीखा है, किसी को रख के नहीं, अपनी तरफ से, और अटक अटक के ही पढ़ते हैं। मुझे एक शिकायत है मजाज के बारे में लिखने वालों के बारे में, क्योंकि मैंने पिछले 15-20 सालों में लेख बहुत पढ़े हैं, देवनागरी में छपे हुए लेख मजाज साहब के बारे में। और जब से थोड़ा सा मैं उर्दू स्क्रिप्ट पढ़ने लगी हूँ धीमे धीमे अटक के, तो कुछ लेख उर्दू के भी पढ़े हैं कि मुझे ऐसा अभी तक कोई इक्का दुक्का लेख छोड़ करके नहीं मिला जो कि जिसने कि 2/3 जगह अपने लेख की या तनकीद की, 2/3 जगह उनके शराब पीने की और उनके पर्सनल जीवन के ना बताई। ये मेरी बहुत बड़ी शिकायत है और मैंने 10-15 सालों में बहुत सारे लेख पढ़े हैं। यहाँ तक कि उनकी कोई सगी रिश्तेदार है शायद अलीगढ़ में, नाम मैं भूल रही हूँ, उन्होंने भी एक लेख लिखा था और मैंने वो भी पढ़ा था आज से करीब 8-10 साल पहले। और उसमें भी उनकी ये व्यक्तिगत जीवन पे कि वो किस तरह चोट खाए व्यक्ति थे, घायल इंसान थे, दिल के घायल, और शराब पी, और शराब पर इतना लिखा गया, मुझे लगता है वो लेख मजाज के बारे में है ही नहीं, शराब के बारे में। तो ये मेरी बहुत बड़ी शिकायत है। और ऐसा ही आगे भी जब हम सुनते हैं तो लोग उसका जिक्र बहुत ज़्यादा करते हैं। सवाल ये है कि जिस इंसान ने उर्दू अदब को, दुनिया के सारे अदब को, चाहे वो जिस ज़ुबान में लिखा गया हो, इतनी गिफ्ट दी है, तोहफ़ा दिया है, क्या उसके अशार के बारे में कहने के लिए हमारे पास सिर्फ एक लेख का एक पैराग्राफ होता है, बाकी उसकी पर्सनल ज़िंदगी का होता है? तो ये मेरे ख्याल से तनकीदी जो साहित्य है उसके लिए बहुत बड़ा सवाल मैं मजाज के संदर्भ में खड़ा करना चाहती हूँ। और अगर आप ढूंढें मजाज के शायरी में, तो सिर्फ ये नहीं कि उन्होंने प्रेम के फ़र्क रूपों, प्रेम से पैदा होने वाले फ़र्क एहसासों को जितनी रंगतों के साथ रखा है, मेरे ख्याल से बहुत कम शायर हैं। मैं ये तो नहीं कहूँगी कि उनके जैसा कोई नहीं, लेकिन बहुत कम शायर हैं जिन्होंने कि प्रेम के बहुत बारीक एहसासों को भी बहुत अच्छी रंगतों के साथ रखा है। ये बात आमतौर पे हमें सुनने को नहीं मिलती है। दूसरा ये कि जो वो शब्द इस्तेमाल करते हैं, जैसे यही जो उनकी मशहूर नज़्म है जिसमें कि आंचल को परचम बनाने की अपील की गई है, वो भी तवील है, तवील नज़्म वो भी है, पर हम लोग एक समय में गा रहे थे सड़कों पर, याद होगा आपको, हमारी साझी दुनिया के लोग। तो उसमें ये जो शुरू ही होती है फित्न परवर, मुझे लगता है मैं ज़्यादा उर्दू साहित्य देखिए मैंने पढ़ा नहीं है क्योंकि ओरिजिनल मेरी पहुंच बहुत कम रही है, लेकिन इस पर जब गौर करते हैं तो हमें लगता है कि ये मुहावरा अपने आप में, ये जो शब्द है ये अपने आप में एक बहुत, उसको आप बहुत देर तक समझने की कोशिश कर सकते हैं। फित्न परवर, और वो हिजाब के संदर्भ में कहा गया है कि उठा लेती तो अच्छा था। और उसके लिए आप फित्न परवर जब शब्द इस्तेमाल करते हैं तो क्या क्या मायने उभरते हैं उसमें, उसके पीछे की एक पूरी जो दिमागी प्रोसेस है वो किस तरह उभरती है और कितने प्यारे तरह से निकलती है वो। तो इस तरह की मुझे तो लगता है कि उनका पूरा जो भाषा के शब्दों के साथ प्रयोग है, जो एक्सपेरिमेंट है, वो बहुत अच्छी बढ़िया रिसर्च उसमें निकल सकती है, जो बहुत कम देखने को मिलती है। नहीं है ये मैं कह नहीं सकती क्योंकि इतना ज़्यादा पढ़ा नहीं है। और तीसरी आखिरी बात ये कि अभी जो एक नज़्म वो सिंहासन डावाडोल, ये उन्होंने लिखा था उस समय एक प्रोटेस्ट के रूप में, सिंहासन को डावाडोल करना है, और ये कहीं उसी तरह की फैज़ के समकक्ष आके खड़ी होती है, उसकी बराबरी से आके उनकी ये नज़्म खड़ी होती है। ये उनका बड़े शायर होने का सबूत है। लेकिन जो मैंने लेख पढ़े थे उसमें किसी ने, पता नहीं कितना सच हो, लेकिन उसमें लोगों ने कुछ लेखों में ये लिखा था कि जब आज़ादी मिली
तो वो लखनऊ की सड़कों पर दीवानों की तरह से राज सिंहासन डावाडोल, राज सिंहासन डावाडोल कहते हुए झूम झूम के नाच नाच के लखनऊ की सड़कों पे डोल रहे थे। ये मैंने 2-3 लेखों में पढ़ा। और जब ये बात कहती, इस समय भी जब मैं बोल रही हूँ तो वो जो समय याद आ रहा है तो दिल में कुछ होने लगता है। मतलब क्या हो रहा है मैं नहीं कह सकती, पर जब वो याद करते हैं कि वो निशातगंज की गली से निकल कर के जब वो सड़कों पर चल रहे होंगे और यूनिवर्सिटी के आगे काफ़ी बियाबान हुआ करता था। अभी हमारी मेमोरी में, हमारी याददाश्त पे बहुत कम थी, कम आबादी थी इधर। हम लोग इम्तिहान देने जब एमए का कैंपस में ही आना पड़ता था, उस वक्त कॉलेजेस में नहीं होता था बीए का इम्तिहान। तो वो पूरा सिनेरियो याद है। तो जब आज़ादी के समय सन 47 में ये झूम झूम कर नाच नाच करके राज सिंहासन डावाडोल गा रहे होंगे तो क्या समा होगा। इससे उनकी देश परस्ती, मुल्क परस्ती, और मुल्क परस्ती का मतलब क्या, जनता परस्ती, ये भी जाहिर होती। तो केवल वो प्रेम और प्रेम में ठुकराए इंसान की का दर्द करके ही सारी बातें सुनते सुनते थक गए मजाज के बारे में, और पढ़ते पढ़ते थक गए। उसमें ढूंढिए तो एक ख़जाना आपको सब कुछ मिलेगा जो एक बड़े शायर में मिलता है। मैं तो बस इतना कहना है, और बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने किसी को 5 बजे अपने इंदिरा नगर के दफ्तर में टाइम दे रखा है, हमारी नई सेक्रेटरी जो संस्था में बात रखी। और ये पॉइंट कितना इम्पोर्टेंट है, सब खाली इश्क में डूबे, वही एक बात, वही एक निजी सवाल बना रहा। ये बहुत इम्पोर्टेंट बात रखी। मैं बहुत शुक्रिया। आप थोड़ा देर और रुकती तो अच्छा लगता। जी, नरेश सर से कहें इससे पहले सबाहत आए, आप उनकी नज़्म जो पढ़ना चाहते हैं आप पढ़ें। और जब बगैर किसी तैयारी के आते हैं किसी भी चीज़ में, चाहे वो लेखन हो या बोलना हो, या मैं चूँकि आरजे हूँ ऑल इंडिया रेडियो में, तो कहीं भी जब हम बगैर किसी तैयारी के आते हैं तो ऐसे ही चेहरे पे हवाइयाँ उड़ती हैं। बहरहाल सबने तो खैर बहुत सारी बातें कर ली हैं। और मजाज को दरअसल जो भी हमने सुना है वो मैंने अपनी अम्मी से ही सुना है। जितने भी बड़े शायर हैं उनके बारे में जो भी मुझे जानकारी है, बहुत सारी चीज़ें आप अभी भी मेरी अम्मी के सिरहाने कुलियात इकबाल रखा रहता है, और उनमें से ज़्यादातर शेर उनको मुँह ज़बानी याद हैं। हम लोगों को बचपन में लोरियों की जगह वो शेर ही सुनाती थी। तो इस तरह की हम लोगों की खैर परवरिश हुई है। तो इतना मजाज के बारे में खैर इतना मैंने नहीं पढ़ा, जो भी उनसे सुना है वही है। तो उनकी एक नज़्म सुनाती हूँ। अब मेरे पास तुम आई हो तो क्या आई हो, अब मेरे पास तुम आई हो तो क्या आई हो, मैंने माना कि तुम एक पै करे रानाई हो, चमने दहर में रूहे चमन आराई हो, तलते महर हो फिरदौस की बरनाई हो, बिनते महताब हो गर्दों से उतर आई हो, मुझसे मिलने में अब अंदेश है रुसवाई है, मैंने खुद अपने किए की ये सज़ा पाई है। खाक में आह मिलाई है जवानी मैंने, शोलाज़ारों में जलाई है जवानी मैंने, शहर खूबा में गंवाई है जवानी मैंने, ख्वाबगाहों में जलाई है जवानी मैंने। हुस्न ने जब भी इनायत की नज़र डाली है, मेरे पैमाने मोहब्बत ने सिपर डाली है, उन दिनों मुझ पे क़यामत का जुनून तारी था, उन दिनों मुझ पे क़यामत का जुनून तारी था, सर पे सरशार ये इशरत का जुनून तारी था, माह पारों से मोहब्बत का जुनून तारी था, शहर यारों से रक़ाबत का जुनून तारी था। बिस्तरे मखमलो संजाब थी दुनिया मेरी, एक रंगीन और हंसी ख्वाब थी दुनिया मेरी। संग को गौहरे नायाब व गिरा जाना था, दश्त पुरखार को फिरदौस से जमा जाना था, रेग को सिलसिलाए आब रवा जाना था, आह ये राज कभी मैंने कहाँ जाना था। मेरी हर फतह में है एक हजीमत पिन्हा, हर मसरत में है राज़े गम व हसरत पिन्हा, क्या सुनोगी मेरी मजरूह जवानी की पुकार, मेरी फरियाद जिगर दोज निरा नालाएजार, शिद्दत कर्ब में डूबी हुई मेरी गुफ्तार, मैं कि खुद अपने मजाके तरबागी का शिकार। वो गुदाज़े दिले मरहूम कहाँ से लाऊं,
वो गुदाज़े दिले मरहूम कहाँ से लाऊं, अब मैं वो जज्बाए मासूम कहाँ से लाऊं, मेरे साए से डरो तुम मेरी कुर्बत से डरो। सोचती हूँ कि ये जब उन्होंने ये आखिरी जो शेर लिखा होगा वो किस जहन, चूँकि हम लोग खुद भी लिखते हैं तो उस वक्त एक हम ख़याल में रहते हैं, हमारे आसपास जैसे वो एक मंज़र होता है, हम उस किरदार में बह जाते हैं। सोचती हूँ कि क्या वो मेरे साए से डरो तुम मेरी कुर्बत से डरो, अपनी जुर्रत की कसम अब मेरी जुर्रत से डरो। मेरे साए से डरो तुम मेरी कुर्बत से डरो, अपनी जुर्रत की कसम तुम मेरी जुर्रत से डरो, तुम लताफत हो अगर मेरी लताफत से डरो, तुम लताफत हो अगर मेरी लताफत से डरो, मेरे वादों से डरो मेरी मोहब्बत से डरो। अब मैं अल्ताफ़ व इनायात का सज़ावार नहीं, मैं वफ़ादार नहीं, मैं वफ़ादार नहीं, हाँ मैं वफ़ादार नहीं, अब मेरे पास तुम आई हो तो क्या आई हो। बहुत अच्छा सवाल, बहुत अच्छा पढ़ा तुमने। अब आगे नरेश सर से हमारी गुजारिश है कि वो यहाँ बैठे हुए बातचीत रखें नहीं, वहीं से या जैसा बेहतर समझे आप हो जाए चेयर को इधर खींच ले। नहीं ठीक है, कोई नहीं। देखिए, एक से एक बड़े शायर हिंदुस्तान में हुए, एक से एक बड़े हिंदी के कवि हुए। कोई भी कविता, कोई भी अशार अगर किसी की याददाश्त में नहीं है, अगर कोई कविता की कोई लाइन किसी की स्मृति में नहीं है, तो फिर समझिए वो कहीं नहीं है। अगर वो हमारी याददाश्त में है तो फिर वो हमारे साथ रहती है, हमें रास्ता दिखाती है, हमें प्रेरणा देती है कि हम क्या करना है। ऐसे वक्त में जब हम परेशान हाल हों, मुश्किल का वक्त हो, तब क्या हम किसी किताब को पढ़ना चाहते हैं? किताब नहीं पढ़ना चाहते, हमें तत्काल कुछ करना होता है। जब तत्काल कुछ करना होता है तो कुछ लाइनें हमारे दिमाग में घूमती हैं, उनको याददाश्त में जाना कविता की एक, शायरी की एक बहुत बड़ा अचीवमेंट। मगर नहीं है तो फिर वो, अगर हमारी याददाश्त में नहीं है तो फिर वो नहीं है, कहीं नहीं। ये जो मैं ऐ गमे दिल क्या करूं, ऐ वहशते दिल क्या करूं, वो एक लाइन है, एक दो की बात क्या सारे के सारे नोच लूं, चांद तारे नोच लूं, क्या करूं। ये जो पंक्ति है, क्या करूं, ऐ गमे दिल क्या करूं, ये कौन सा वक्त है पिछले 8-9 सालों में, जब से ये सत्ता आई है ख़ास तरह की, तब से ये हमारे दिल में कौन सी सुबह है और क्या कौन सी शाम है जब ये लाइन हमारे यहाँ नहीं गूंजती कि क्या करूं, ऐ गमे दिल क्या करूं, ऐ वहशते दिल। तो ये जो चली जाती है लोगों के बीच, लोगों के दस जाती है, ये चीज़ बहुत बड़ी चीज़ है, साधारण चीज़ नहीं है। क्योंकि कोई कविता हो दुनिया की बड़ी से बड़ी, किसी क्लासरूम में, किसी लाइब्रेरी में या किसी किताब में, किताब तो ये समझिए कि कविताओं का कब्रिस्तान है। अगर वो वहाँ से बाहर नहीं निकल सकती तो फिर वो दफन है। और हमारे ज़िंदगी में उसका कोई रोल प्ले नहीं हो रहा। फैज़ की नज़्म गूंजती है तो ये, अब ये जो शराब वाला मामला है, ये दरअसल एक बीमारी की तरह है।
सबको नहीं होता। कुछ लोग पीते हैं, उनको जी मतली करता है, उल्टी आती है, पी के देखते हैं, छोड़ देते हैं। और कुछ पैदाइशी होते हैं। मेरे बेटे को ये दिक्कत थी। मेरा बेटा शायद उसी की वजह से मर गया। रात को सोया, सुबह नहीं उठा वो। ये एक बीमारी है। और जब तक हम किसी साइकेट्रिस्ट से नहीं मिले थे, हमें नहीं पता था कि तू शराब क्यों पीता है। ऐसा लगता था ये खराबी है और ये खराब बच्चा है। वो जब सूरीनाम में था तो वहाँ की एक ऑनर लिस्ट बनती थी स्कूलों की। उसमें ऑनर लिस्ट में उसका नाम सबसे ऊपर होता था। वहाँ से वो लखनऊ आया तो लखनऊ के जिस स्कूल में था वो, उस स्कूल में उसको उस स्कूल के नाम से जैसे मिस्टर इंडिया होता है, उसको वो खिताब उस स्कूल ने दिया। उसका सबसे अच्छा था वो। फुटबॉल का कैप्टन था वो, खिलाड़ी था और शराब छोड़ना चाहता था, छोड़ नहीं पाता। उसने ये जिनसे हम ये सामान मंगाते हैं, क्या नाम है उसका? अमेज़न। हाँ, वहाँ उसका जॉब कर रहा था। उसी बीच बहुत अच्छा कर रहा था। रोज़ रात को 11 बजे आके मुझसे कहता था, पापा आज का काम हो गया। यानी उसने शायद साल 2 साल ही अमेज़न का काम किया, बहुत रेगुलर, बहुत अच्छी तरह किया, लेकिन शराब नहीं छोड़ पाया वो। काम इतना अच्छा किया कि उसके मरने पर 15 लाख रुपए हमारी बहू को अमेज़न ने भेजे। इतना अच्छा उसका काम था। बहरहाल मैंने इसलिए बताया कि ये एक बीमारी है और ये पैदाइशी होती है, और जब पहली बार इसको कोई शराब पीता है फिर वो नहीं छोड़ पाता, तो छोड़ नहीं पाता। तो ये तोहमत की तरह नहीं है, इसका इलाज होता है। सड़क पर पड़े हुए हम बहुत से शराबियों को देखते हैं, लाचार होते हैं। वो जानते हैं कि हम बर्बाद हो रहे हैं, हमारा घर बिक गया है, हमारा घर ख़त्म हो गया, हम किसी लायक नहीं रहे, हम मर जाएंगे, सड़क पर पड़े हैं। ये वो जानते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं जानते, वो जानते हैं। इसके बाद भी वो मजबूरी की तरह होती है। बहरहाल ये जो हमारे शहर में सिर्फ यही एक कब्र नहीं है जिसकी हमें फिक्र करनी चाहिए। मीर भी यहाँ हुए, हमने नहीं देखा उनको। मीर कहाँ हैं, हमें उनकी भी फिक्र करनी चाहिए। ये बड़ी चीज़ें हैं। लखनऊ इसके लिए मशहूर पूरी दुनिया में रहा है, हिंदुस्तान में नहीं। लखनऊ अपने तहजीब के लिए, अपनी ज़ुबान के लिए, अपने अचीवमेंट्स के लिए पूरी दुनिया में लखनऊ मशहूर रहा है। और जिनकी वजह से मशहूर रहा है उनकी हम फिक्र नहीं करें लखनऊ वाले, पूरा हिंदुस्तान को इसकी फिक्र करनी चाहिए दरअसल। और ये ज़ुबान है, इसके बारे में ये भाषा है, ये जो हो रहा है हमारे हिंदुस्तान में, उसमें बहुत बड़ी चीज़ हिंदू मुसलमान की है। जो नफरत फैलाई जा रही है उसका कोई आधार नहीं है, कोई बेसिस नहीं है। क्यों है वो, ये कोई बता नहीं सकता, क्योंकि इसके जड़ में प्रेम है, मोहब्बत है। भाषा ऐसी चीज़ है, ये अरबी फारसी नहीं है, ये संस्कृत नहीं है। ये फारसी से निकल के जो हम बोल रहे हैं वो अरबी से निकल के नहीं आई, फारसी से नहीं आई, संस्कृत से भी नहीं आई ये भाषा। ये भाषा संस्कृत नहीं है, क्योंकि इसमें व्याकरण संस्कृत का नहीं, व्याकरण संस्कृत का नहीं है। ये यहीं पैदा हुई है, यहीं की ज़ुबान है,
और इस ज़ुबान के लिए, बोलने के लिए किस तरह तरसते हैं लोग, उसके बारे में बताऊं। मैं मॉस्को गया था। मॉस्को में हमारे साथ, क्योंकि हम इंद्रजीत सिंह एक लेखक हैं, वो हमारे साथ थे, सरदार हैं। तो टैक्सी बुक की उन्होंने। टैक्सी सड़क के उस पार जाके खड़ी हुई, बहुत बड़ी वहाँ चौड़ी चौड़ी सड़कें हैं, हम इस पार थे और टैक्सी उसने वहाँ पार की जा करके। तो उसने इशारे से कहा कि आप सड़क पार करके इधर आ जाइए। हमने कहा भाई ऐसा क्यों कर रहे हो, इधर से घूम के आ जाओ। बहरहाल हम थे, हमारी बहू थी, वो थे, गोद में ये बच्चा था, पोता था हमारा। उसको लेके हमने सड़क पार की। उससे पूछा, उसने सरदार जी को देखा तो सत श्री अकाल किया, सत श्री अकाल के जवाब दिया। हमने कहा भाई इधर क्यों नहीं आया? तो कहा कि उधर से, अगर मैं उधर से आता तो जहाँ आपको जाना है वहाँ के लिए बहुत बड़ा चक्कर 2 पुल पार करने पड़ते, तो आपको ज़्यादा किराया देना पड़ता, और अगर आप सड़क पार करके आ गए हैं तो अब किराया कम पड़ेगा, जल्दी पहुँचेंगे। बहरहाल बातचीत हुई तो कहा मुझे फिल्मों में, वहाँ भी फिल्में हिंदी की दिखाई जाती, तो उन्होंने कहा कि मुझे धर्मेंद्र बहुत पसंद है, और पाकिस्तान में तो शाहरुख खान और अमिताभ बच्चन के दीवाने लोग हैं, लेकिन मुझे तो धर्मेंद्र पसंद है। हमने कहा पाकिस्तान के बारे में आपको कैसे मालूम? बोले मैं लाहौर का रहने वाला हूँ। और तमाम सारी बातें वो करते रहे हमसे। करीब आधा घंटा उनसे बातचीत हुई और बोलते रहे। जब हम उतरे तो 650 रूबल किराया हुआ। तो इंद्रजीत सिंह उन्हें वो 650 रुपये, 650 रूबल देने लगे।